आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 23 जून 2025 को ये पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले के जितने भी पेपर पूछे गए हैं आरआरबी द्वारा उन सभी के सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप जाके उसको भी देख सकते हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 179 है और ए बी की वैल्यू अगर 14 है तो आपसे ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इसकी वैल्यू पूछ रहा है अगर ए की वैल्यू बी से क्या है, बड़ी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं, मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि देखिए ए प्लस बी इस होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना लिख सकता हूँ, तो 2ab लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दिया है, ए बी की वैल्यू दिया है, तो बस मैं क्या कर दूँगा, रख दूँगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 179 हो जाएगा और प्लस ए बी की वैल्यू 14 दिया है, दोगुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी और रूट लूँगा, स्क्वायर हटाऊँगा तो रूट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी। और ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बस बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 179 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आपसे ए माइनस बी यानी कि ये वैल्यू पहले ऊपर होनी चाहिए, तो घटाऊंगा मैं तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 151। रूट में आपका आएगा 151 बटा कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 9 8 17 को 7 7 2 9 1 10 और 1 1 2 यानी कि 207 हो जाएगा। और रूट में 151 बटा 207 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 14 छात्रों का औसत वजन 40.25 किलोग्राम है और शेष 4 लड़कों का औसत वजन 38 किलोग्राम है, तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा। तो मैं लिख लेता हूँ, तो 14 लड़कों का औसत वजन कितना है, तो 40.25 है। ठीक है, शेष जो 4 हैं इनका औसत वजन कितना है, तो 38 है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि औसत निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ जिससे कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाएगी। तो 2 से कट करूँगा मैं तो ये 7 बार चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा। अब इसमें क्या करता हूँ कि वेटेज एवरेज का फार्मूला लगा देता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि इनका एवरेज क्या है पूरे कक्षा का, कि 38 एवरेज है। तो ये 38 से कितना अधिक है, तो 2.25 अधिक है। कितने लोगों पे अधिक है, तो 7 लोगों पे। तो 7 का क्या करूँगा, मैं गुणा कर दूंगा। तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 दूना के 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 7 दूना के 14 और 1 15 हो जाएगा, 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। अब ये इतना अधिक आ रहा है, इसको बांटूंगा मैं कितने लोगों में, तो 7 और 2 9 लोगों में। तो 9 से भाग कर दूंगा मैं, तो 9 का में 9 हो जाएगा और 6 67, 9 7 63, 4 45, 9 5 45 हो जाएगा, यानी कि 1.75 इससे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा जो हमने औसत माना था। तो 38 में अगर मैं 1.75 जोड़ देता हूँ तो 39.75 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा घंटों में, ये आपको बताना है। तो 8 घंटे में भर रहा है, 16 घंटे में खाली कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 से भाग करूंगा तो ये 2 बार, 16 से भाग करूंगा तो 1 बार। इन दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, क्योंकि ये तो खाली कर रहा है तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 आ जाएगी। अब इस एक एफिशिएंसी से जो टोटल वर्क है जो कि 16 है, इसका 3/4 भाग करने में, तो 3/4 मतलब कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। एक एफिशिएंसी से करना है तो 4 से कट करूंगा मैं तो ये 4 बार चला जाएगा। 4 में 3 का गुणा करूंगा तो 12 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि √2 कोसेक ए बराबर 2 सेक ए है तो आपको बताना है कि tan a इंटू सेक ए का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, तो इसको कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, तो √2 और डिवाइडेड बाई कितना लिख सकता हूँ, तो साइन ए लिख सकता हूँ,
ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 2 बटा किसके, तो कॉस ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से साइन अपान कॉस यानी कि tan a इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो tan a की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 हो जाएगी, क्योंकि इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 बचेगा। तो देखिए ये आपका त्रिभुज हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू √2 हो जाएगी। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, √3 निकल के आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि tan a इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो 1/√2 आ गई, इंटू सेक a क्या है, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण की वैल्यू दिया है 3 कर्ण में, और आधार कितना दिया है, तो कर्ण में 2 दिया है। तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर कर्ण में 3 हो जाएगा, नीचे कर्ण में 2 में कर्ण में 2 का गुणा करूंगा तो 2 हो जाएगा। तो √3/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर 9 है तो x² + 1/x² का मान कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी एरर है। मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इस क्वेश्चन को ऐसे होना चाहिए था। तो x + 1/x ये बराबर अगर 9 के है तो आपको आंसर बताना है कि x² + 1/x² इसका मान कितना होगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो बस इसका क्या करूँगा, मैं स्क्वायर निकाल के 2 घटा दूंगा, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, इसमें से 2 घटाऊंगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 79, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पे वह 16, 20, 10 और 27 से विभाजित हो। तो देखिए 10 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान होता है। तो 10 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। तो 7 घटाने पे 10 से विभाजित होना चाहिए। तो देख ले रहा हूँ कि 7 घटाने में किस में 0 आ रहा है, तो इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 6 है। तीनों में से 7 अगर मैं घटाऊंगा तो 0 नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 7 है, 7 घटाऊंगा तो लास्ट में 0 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करने चले जाएं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बताया है कि ऑप्शन से करिए, बहुत आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 है और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 42 है तो मूलधन रुपये में कितना होगा। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जैसे ये मान लीजिए मूलधन है, इस पे कुछ R% रेट लगता है, ठीक है, इस पे R% कुछ रेट लगता है दूसरे वर्ष के लिए। तो यहाँ पे कुछ साधारण ब्याज निकल के आता है और यहाँ पे कुछ साधारण ब्याज निकल के आता है, और इस साधारण ब्याज पे फिर से जब मैं R% निकालता हूँ तो यहाँ पे ये कुछ निकल के आता है। अभी जो साधारण ब्याज है वो दोनों वर्ष क्या होता है, समान होता है। तो साधारण ब्याज 40 है तो ये 20 होगा और ये भी 20 होगा, तो 20 20 40 हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज 42 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं R की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो 20 का अगर मैं R% निकालता हूँ तो किसके बराबर आना चाहिए, तो 2 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 20 25 100 हो जाएगी, 5 गुना के 10, यानी R की वैल्यू 10% निकल के आ गई। तो अब यहाँ से P आपसे पूछ रहा है, तो इस P का अगर मैं 10% निकाल दूँ तो ये किसके बराबर होना चाहिए, तो इसे 20 के बराबर होना चाहिए। तो बस सॉल्व कर देता हूँ। तो 0 से 0 कट जाएगा, 20 में 10 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 200 निकल के आ जाएगा, और यही आपका मूलधन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योगफल उसके वाह्य कोणों के योगफल से 400% अधिक है। तो देखिए अगर मैं वाह्य कोण को 100 मानता हूँ तो इससे 400% अधिक यानी कि 500 क्या हो जाएगा, इसके अंतःकोणों का योगफल हो जाएगा। और जब अंतः और वाह्य कोणों को जोड़ दिया जाता है तो किसके बराबर आता है, तो 180 के बराबर हो जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 5, 5 में 1 जोड़ूंगा तो 6, इस 6 की वैल्यू 180 है। तो आपसे x का मान यानी कि अंतःकोण यानी कि 5 का मान आपको बताना है। तो अगर 6 का मान 180 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 6 × 18 यानी कि 30 हो जाएगा। 5 का मान आपको बताना है तो 30 में क्या करूँगा, मैं 5 का गुणा कर दूंगा। तो 5 × 15 यानी कि 150 अंश इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज PQRS में कोण R और कोण S के समद्विभाजक बिंदु T
जो कि चतुर्भुज के अंदर है पर मिलते हैं, तथा कोण STR ये 8 अंश के बराबर है। यदि कोण P और कोण R का अनुपात जो है वो 7:9 है, तो कोण Q और कोण P की माप के बीच का अंतर कितना होगा। तो अगर मैं यहाँ से अंतर निकालूं, क्योंकि कोण Q और कोण P का और P और Q का अनुपात 7:9 दिया है, तो इसका अंतर निकालूंगा तो 2 आएगा। तो मैं ऑप्शन में बस चेक कर लूँगा कि कौन सी वैल्यू आपकी 2 से विभाजित होगी। तो 7 और 5 ये दोनों 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये दोनों आंसर तो नहीं होंगे। इसका मतलब या तो 2 अंश हो सकता है या तो 4 अंश हो सकता है। तो मैं चतुर्भुज बना के पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये चतुर्भुज है आपका, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो R और S इसके समद्विभाजक ये कहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये T पे मिल रहे हैं। और इस STR इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो 8 अंश के बराबर दिया है। और ये P और Q इसका अनुपात जो दिया है वो 7:9 है। तो अनुपातिक संबंध अगर x में मान लेता हूँ तो ये 7x हो जाएगा और ये 9x हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है, क्या निकल के आता है कि कोण STR ये बराबर किसके होता है, तो कोण P प्लस कोण Q होता है और डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। तो 7 में 9 जोड़ूंगा तो 16/2 कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा। और इस 8x की वैल्यू किसके बराबर है, तो 8 अंश के बराबर है। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। इसका अंतर आपसे पूछ रहा है, तो अंतर क्या हो जाएगा, 2 अंश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किसी डेटा का माध्य 56 है और माध्यिका 76 है, तो डेटा का बहुलक कितना होगा। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका जो कि 76 है माइनस 2 गुणे माध्य जो कि 56 है। गुणा कर लेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा लास्ट डिजिट। 6 दूना के 12 यानी कि लास्ट में 2 आएगा। 8 में से 2 घटाऊंगा तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 6। और लास्ट में 6 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय वर्ष में 2800 की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 700 प्राप्त होंगे। तो साधारण ब्याज यानी कि 700 बराबर किसका हो जाएगा, मूलधन जो कि 2800 है, दर आपका 5% दिया है, आपसे समय यानी कि टी की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा मैं, तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, तो ये परसेंटेज हट जाएगा। 7 से कट करूँगा मैं तो 7 चौको 28 हो जाएगा, 4 पचे 20, 100 में 20 से भाग करूँगा तो 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ से टी का मान कितना निकल के आ जाएगा, 5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नल ए बी और सी मिलाकर एक खाली टैंक को 20 मिनट में भर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी ये कितने समय में, तो 20 मिनट में भर सकते हैं। कह रहा है कि नल ए अकेले इसे 50 मिनट में भर सकता है। तो ए अकेले कितने मिनट में, तो 50 मिनट में। नल बी जो है इसे अकेले 60 मिनट में भर सकता है। तो कह रहा है कि नल सी अकेले इसे भरने में कितना समय लेगा, ये आपको बताना है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। 20 से भाग करूंगा तो ये 15 बार चला जाएगा। 50 से भाग करूंगा तो ये 6 बार। 60 से भाग करूंगा तो ये 5 बार। तो देखिए ए और बी के संयुक्त एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, तो 6 में 5 जोड़ूंगा तो 11। और ए प्लस बी प्लस सी के संयुक्त एफिशिएंसी कितनी है, 15। तो 15 में से अगर 11 घटाऊंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। और ये किसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, सी की। अब इस 4 एफिशिएंसी से 300 को भरने में कितना समय लगेगा, तो 300 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाग दे दूंगा तो 4 सत्ते 28, 2 20 हो जाएगा, 4 पचे 20 यानी कि 75 मिनट लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी से 51% अधिक है, तो बी से 51% अधिक है, तो बी का अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो ए का कितना हो जाएगा, तो 151 हो जाएगा। आगे आपसे पूछ रहा है कि बी का वेतन ए से कितना कम है। तो ए से कितना कम है, तो ए को क्या करूँगा, बटे के नीचे लिख दूंगा। और कितना कम है, तो आपको दिख रहा है कि 51 कम है। तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसको 153 मानता हूँ, जो कि मैं अधिक मान रहा हूँ, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो कम आएगी, उससे थोड़ा सा अधिक आंसर होना चाहिए। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। और 100 में 3 से भाग करूँगा तो ये 33.33 आ जाएगा। ये कम वाली वैल्यू आएगी, इससे थोड़ा सा अधिक आंसर होना चाहिए। और इससे थोड़ा सा अधिक आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है,
तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे x% की छूट पर बेचता है। यदि उसे 52% का लाभ प्राप्त होता है तो x का मान कितना होगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फार्मूले पर लगा दीजिए। तो लाभ कितने का आ रहा है, 52 का, अंकित कितना किया है तो 60% अधिक मूल्य अंकित किया है, छूट कितने की दे रहा है तो x की दे रहा है, प्लस माइनस का गुणा करूँगा तो माइनस हो जाएगा, 60 में x का गुणा करूँगा तो 60x और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 60 में से 52 घटाऊंगा तो ये 8 हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 और 6 कितना हो जाएगा तो 16x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो 8 दूना के 16 हो जाएगा और 2 से 10 में भाग करूंगा तो 2 पचे 10 हो जाएगा। यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया 5, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 11 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 297 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए शंकु का आयतन कितना होता है तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। इसकी वैल्यू किसके बराबर दिया है तो 297 पाई के बराबर दिया है। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। एच की वैल्यू कितना दिया है तो 11 दिया है, बराबर किसका हो जाएगा तो 297 के बराबर हो जाएगा। 11 से कट करूंगा तो 11 दूना के 22, 7 हो जाएगा, 7 बार चला जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 27 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ले लूँगा तो 9 हो जाएगी। आपसे इसका व्यास पूछ रहा है तो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि व्यास बराबर हो जाएगा 2 इंटू आर। 9 का दोगुना करूंगा तो व्यास कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धगोलीय कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से रंगना है। इसे 17 रुपये प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए कि अर्धगोलाकार क्या है, ये कटोरा है, ठीक है। तो अगर इस कटोरे का आपको अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और ये आर स्क्वायर जब ये जुड़ जाता तब होता है, तो चूंकि ये कटोरा है तो ये वाली तो सतह खाली होगी, यानी इसको तो रंगना नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बाहर वाली साइड हो जाएगी और अंदर वाली भी साइड इतनी होगी, तो टोटल कितना हो जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर हमें ये रंगना है। बस इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू कितना लेना है तो 22/7 लेना है, और आर की वैल्यू कितना दिया तो 3.5, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं तो 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगने पे 17 आ रहा है, तो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 17 में 10 से भाग कर दूंगा मैं तो 1.7 हो जाएगा। तो बस मैं क्या करूंगा, इसमें 1.7 का गुणा कर दूंगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो 7 से कट करूंगा तो 7 पचे 35 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा तो 1.7 गुणे 4 गुणे 22 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा 0.5 और गुणे 35 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो 4 में 5 का गुणा करूंगा तो 20 यानी कि 2 हो जाएगा। 35 में 2 का गुणा करूंगा तो 70 यानी कि 7 हो जाएगा। 1.7 में 7 का गुणा करूंगा तो 17 7 119 हो जाएगा, यानी कि 11.9 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसका 2 गुना करूंगा मैं तो 9 दूना के 18, 11 दूना के 22, और एक कितना हो जाएगा 23.8 हो जाएगा, इंटू 11 हो जाएगा। गुणा कर लेता हूँ मैं तो ये हो जाएगा 8, 8 3 11 को 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, एक स्थान पर दशमलव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 261.8 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। तो मैं चेक कर लेता हूँ मैं, तो देखिए 4 से आपका 49 विभाजित नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अब देख लेता हूँ 3 से, क्योंकि 4 से ये तीनों संख्या विभाजित हो जाएंगी। तो 3 से अगर मैं देखता हूँ तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 1 3 4 आपका 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा।
8 2 10, ये भी आपका 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 483 मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 31% की हानि होती है। तो 31% की हानि होने का मतलब कितने में बेच रहा होगा? तो 69% में क्या हो रहा होगा? बेच रहा होगा। और इसकी वैल्यू रुपए में कितनी है? तो 483 के बराबर है। आपसे पूछ रहा है कि अगर 34% का उसको लाभ अर्जित करना है, यानी कि आपसे 134% की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा ये? तो 483 डिवाइडेड बाई 69 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा? तो 134 हो जाएगा। सॉल्व कर लेता हूँ। तो इस 4 में 3 का गुणा करूँगा तो लास्ट में कितना आ जाएगा? 12, यानी कि 2 आएगा। और 9 में किस चीज़ का गुणा करूँगा कि 2 आएगा? तो 9 में 9 का गुणा करूँगा तो 81 1 आएगा। 9 में 5 का गुणा करूँगा तो 45 5 आएगा। 9 में 7 का गुणा करूँगा तो 3 आएगा। तो 9 में अगर 8 का गुणा करूँगा तो 72 लास्ट में, यानी कि 2 आएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 8 घंटे में 1032 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन की चाल कार की चाल से दोगुनी है। तो देखिए, यहाँ से मैं कार की स्पीड निकाल दूंगा तो दूरी आपकी 1032 दिया है। समय आपको कितना लग रहा है? 8 घंटा। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। तो भाग दे दूंगा मैं तो 8 हो जाएगा, 2 23 हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा, 4 7 72 हो जाएगा, 8 9 72, यानी कि ये किसकी स्पीड हो जाएगी? तो ये कार की स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? तो इसकी दोगुनी। तो दोगुनी करूँगा मैं तो कितना हो जाएगा? तो 29 दूना के 58, यानी कि 258 क्या हो जाएगा? ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। आगे कह रहा है कि ट्रेन की 1/3 जो चाल है वो बाइक की चाल के बराबर है। तो अगर इसका 1/3 करूँगा तो बाइक की चाल कितनी हो जाएगी? तो 3 से भाग करूँगा मैं तो 3 8 24, 1 18 हो जाएगा। 3 में 6 का गुणा करूँगा तो 18 हो जाएगा। यानी कि बाइक की स्पीड क्या हो जाएगी? 86 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कह रहा है कि 17 घंटे में कितनी दूरी बाइक तय करेगी? तो स्पीड है 86, 17 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 6 7 42, यानी कि लास्ट में कितना आना चाहिए? 2। तो लास्ट में 2, ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों में दिया है, तो दोनों हो सकता है। तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा? मैं तो गुणा करूँगा। तो 17 छक्का 102, यानी कि 2 हो जाएगा, 10 कैरी हो जाएगा। 17 वाटे 136 और 10 कितना हो जाएगा? तो 146 हो जाएगा, यानी कि 1462 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैष्णवी की वर्तमान आय का 5 गुना, यानी कि वैष्णवी की वर्तमान आय का 5 गुना सूरज की वर्तमान आयु के 7 गुने से 18 वर्ष अधिक है। तो सूरज की वर्तमान आयु का 7 गुना अगर मैं कर देता हूँ तो इससे 18 वर्ष क्या है? अधिक है, यानी कि इसमें अगर 18 जोड़ देता हूँ तो वैष्णवी की आयु के 5 गुना के बराबर हो जाएगी। आगे कह रहा है तथा सूरज की वर्तमान आयु का अगर 8 गुना करता हूँ, यानी कि अगर एस का क्या करता हूँ मैं? 8 गुना करता हूँ, और वैष्णवी की आयु का 5 गुना करता हूँ, यानी कि 5 भी अगर करता हूँ, तो ये बराबर किसका हो जाता है? तो इससे 17 कम है, यानी कि इसमें अगर 17 जोड़ दूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि वैष्णवी और सूरज की वर्तमान आयु का योग कितना होगा? तो देखिए, ये 5 भी इसकी वैल्यू इतना है और यहाँ पे भी 5 भी की वैल्यू इतना है, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो कंपेयर कर लूँगा मैं तो एस की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी? 1 निकल के आ जाएगी। और जैसे ही एस की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी, आप किसी भी इक्वेशन में रख के भी की वैल्यू निकाल दीजिए। तो भी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 7 18 और 7 कितना हो जाएगा? तो 25। भी बराबर कितना हो जाएगा? तो 25 में 5 से भाग करूंगा तो 5 हो जाएगा। आपसे इन दोनों की आयु का योग पूछ रहा है, तो 5 में 1 जोड़ूंगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 6, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसका मान बताइए। तो देखिए, ये आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 7 3 10, यानी कि 110 हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा? तो 15 में अगर 21 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 26, और 10 36 हो जाएगा। और 36 में क्या करूँगा मैं? 3 से गुणा कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो 6 3 18 हो जाएगा, 3 3 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 110 में से 108 अगर मैं घटा दूं तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 2, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.54 इस होल के घाते क्यूब प्लस 0.46 इस होल के घाते क्यूब का मान कितना होगा? ठीक है, तो देखिए, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले पे है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ
एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 0.46 लिख सकता हूँ। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर यानी कि 0.54 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर यानी कि 0.46 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए बी, तो माइनस ए बी कितना हो जाएगा, तो 0.54 हो जाएगा और इंटू 0.4 और 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो सॉल्व करूंगा मैं, तो ये इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 इंटू इसका स्क्वायर करूंगा तो देखिए 54 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 50 से कितना अधिक है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 25 में 4 अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर होता है, तो 4 स्थान पर दशमलव लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 0.2916 हो जाएगा। इसी तरीके से 46 का स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो ये 50 से कम है, तो ये 25 में से 4 घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 21, 0.4 स्थान पर लग जाएगा तो 0.2116 हो जाएगा। इसके वाला हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेता हूँ मैं, तो 6 6 12 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि 0.5032 क्या हो जाएगा, यहाँ तक इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और इसमें गुणा कर लेता हूँ मैं, तो 0.54 और इसका गुणा कर लेता हूँ 0.46 का गुणा कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 हो जाएगा, और 6 पचे 30 हो जाएगा, और 30 और 2 32 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 5 चौको 20 और 1 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 6 2 8 3 1 4 और ये 2 हो जाएगा, 4 स्थान पर दशमलव हो जाएगा, तो घटा दूंगा मैं इसमें से 0.2484 घटा दूंगा, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 12 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, लास्ट में 4 8 आपको किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2 बराबर 0 के मूल कितना होगा। ठीक है, तो 5 में 2 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 10, इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि जोड़ने और घटाने पे 11 के बराबर हो जाए, तो -10 और -1 लिख सकता हूँ। चूँकि ये बराबर के इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 10 प्लस में हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या करते हैं, तो जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है इससे भाग दे देते हैं, तो 5 से क्या करूँगा मैं, दोनों में भाग दे दूँगा, तो यहीं क्या हो जाएगा, एक्स के दोनों मूल हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, और ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आशीष, ललिता और प्रणव ने क्रमशः 21:9:20 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 84,700 का लाभ प्राप्त हुआ, जो उनके कुल निवेश का 28% है। तो कह रहा है कि ललिता ने कितना निवेश किया, ये आपको बताना है। तो देखिए 28% की वैल्यू आपको दिया कितना है क्वेश्चन में, तो आपको दिया है 84,700 दिया है 28% की। तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, और जितना भी 100% की वैल्यू आती है उसको इस अनुपात में वितरित करके, और आपका ललिता यानी कि इस 9 की वैल्यू आपको बतानी है कि कितना होगा। तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करने से बेहतर है कि मैं इस चेक कर लेता हूँ कि इसमें से 9 का मल्टीपल कौन है, क्योंकि मुझे 9 का मान निकालना है। तो देखिए 5 4 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 4 12, ये 9 से नहीं कटेगा, 5 4 9, 4 4 8 2 10, ये भी आपका 9 से नहीं कटेगा, 5 4 9, 5 3 8 2 10, ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना सॉल्व किए मैं इसका आंसर बता सकता हूँ। बाकी सॉल्व करने के लिए मैंने जो बेसिक तरीका है वो बता दिया है कि आप इस तरीके से भी निकालेंगे तो आंसर यही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/20 1/30 का कितना प्रतिशत है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसके साथ का होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो 1/30 का, तो इसको ये नीचे रखूँगा। 1/20 पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो इंटू क्या करूँगा मैं, 100 करूँगा। ये 30 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30/20 हो जाएगा, और इंटू 100 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करूँगा मैं तो ये 50 बार चला जाएगा, और 50 का इस 3 में गुना करूँगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 150%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 22% किसी अन्य संख्या के 4/9 भाग के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा।
तो x का 22% यानी कि कितना हो जाएगा, 22/100 हो जाएगा। ये बराबर किसके है, तो y के 4/9 के बराबर है, तो 4/9 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं कर लेता हूँ तो 2 से कट करूँगा मैं, तो ये 11 बार चला जाएगा और ये 2 बार चला जाएगा। अब ये विभाजित नहीं होगा तो गुणा कर लूँगा मैं, तो x/y इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 100 में 2 का गुणा करूँगा मैं तो 200 हो जाएगा, और 11 में 9 का गुणा करूँगा मैं तो 99 हो जाएगा। तो 200:99 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हरि शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है, यदि हरि अपने कार को अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चलाता है तो वह शहर बी 39 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि हरि अपनी सामान्य चाल से कार चलाए तो उसे शहर ए से शहर बी तक जाने में कितना समय लगेगा मिनट में, ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछ रहा था, जब मैं पेपर करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरीके से लगाते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। चूँकि दूरी जो है वो क्या है, फिक्स है, तो जो इसके स्पीड का रेशियो हो जाएगा उसका अपोजिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके द्वारा लिए गए समय का रेशियो हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या है कि पहले अगर स्पीड 4 थी तो अब इसका 1/4 यानी कि 1 हो जा रही है। तो स्पीड का रेशियो यहाँ से क्या निकल के आ गया, तो स्पीड का रेशियो निकल के आ गया 4:1। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा मैं कर दूंगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 4। तो समय में अंतर कितना हो रहा है, तो 3 का अंतर हो रहा है। इस 3 की वैल्यू आपको दिया कितना है कि 39 मिनट देरी से पहुंचता है, 39 दिया है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा, इस 1 की वैल्यू निकाल दूंगा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 का में 3 और 3 3 9 यानी कि 13 हो जाएगी। आपसे पूछ कह रहा था कि ए से बी तक जाने में उसको लगने वाला समय होगा, अगर वो सामान्य चाल उसकी 4 है, इसके द्वारा 1 समय लग रहा है और 1 की वैल्यू 13 आ गई है, तो 13 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 मिनट इसको समय लगेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 35 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 88 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि अथवा लाभ प्रतिशत बताइए। तो जैसा बोल रहा है वैसा मैं लिख दे रहा हूँ। तो 35 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस ये बराबर है 28 पुस्तकों के सीपी के बराबर है, क्रय मूल्य के। तो यहाँ से एसपी और सीपी के क्या निकाल देता हूँ मैं, रेशियो निकाल देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 28/35 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। अब देखिए 5 का सामान खरीद के लाया है और 4 में बेच रहा है, तो हानि हो रही है उसको कितने की, 1 रुपये की हानि हो रही है। कितने पे, 5 रुपये पे। प्रतिशत हानि बताना है तो 100 से गुणा कर लूँगा मैं, तो भाग दूंगा 100 में 5 से, तो 20 पचे 100 यानी कि आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 20% की हानि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षण आपको दिया है और पूछ रहा है कि इसकी माध्यिका कितनी होगी। तो सबसे पहले प्रेक्षण को काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि प्रेक्षणों की संख्या क्या है, तो 11 है, जो कि ऑड है, विषम है। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, बस इसमें 1 जोड़ के और डिवाइडेड बाई 2, वहाँ जो पद होगा यही इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो 11 में 1 अगर जोड़ूंगा मैं तो 12 हो जाएगा, 12 में 2 से भाग करूंगा तो छठवां जो पद होगा यही इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो छठवां पद मैं लिख लेता हूँ। तो इन आंकड़ों को या तो आरोही में काउंट करिए या तो अवरोही में। तो मैं आरोही में काउंट कर लेता हूँ। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, तो सबसे छोटी वैल्यू मुझे 20 दिख रही है, तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा। ये आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या दिख रहा है, तो 35 दिख रहा है, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर क्या दिख रहा है, तो 43 दिख रहा है, तो ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। ये 5वें नंबर पे हो जाएगा और इसके बाद से ये 6वें नंबर पे हो जाएगा। तो 62 क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी, क्योंकि 6वें नंबर पे 62 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर में लगातार 5 दिनों में दर्ज तापमान इस प्रकार से थे: 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री, 32 डिग्री, 31 डिग्री सेंटीग्रेड और 29 डिग्री सेंटीग्रेड। इन 5 दिनों के दौरान उसका औसत तापमान कितना होगा। तो बस इन 5 को जोड़ के और डिवाइडेड बाय क्या करिए, 5 कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। या तो आप क्या करिए कि आप मान लीजिए कि इनका औसत क्या है, तो बीचों बीच में आपकी वैल्यू क्या दिख रही है, 30 दिख रही है। तो मैं मान लेता हूँ कि औसत क्या है, 30 है। तो ये कितना कम है, तो -2 हो जाएगा। ये 30 है तो ये 0 हो जाएगा। ये 2 अधिक है तो +2 हो जाएगा। ये कितना अधिक है, 1 अधिक है तो +1 हो जाएगा।
और ये एक कम है तो -1 हो जाएगा। तो देख लेता हूँ नेट चेंज कितना आ रहा है। तो ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 का चेंज आ रहा है। इसका मतलब जो हमने 30 औसत माना था यही इन सब का औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, 1 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 23 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।